नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आंध्र प्रदेश की स्थिति बड़ी अजीब सी है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जो 4 पार्टियां हैं मुख्य रूप से, या 5 पार्टियां कह लें, सत्तारूढ़ दल है YRCP जगनमोहन रेड्डी की, उसके बाद TDP है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को रख सकते हैं, और चौथे नंबर पर जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है, और 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। अब ये 3, 4, 5 जो हैं, इनमें जो है क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन पहले नंबर की और दूसरे नंबर की, ये पूरे देश में अकेला राज्य है जहां पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी 5वें नंबर की पार्टी के साथ रहना चाहती है। अब ये विचित्र बात देखिए, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू है मतलब जो सत्तारूढ़ दल है YRCP जगनमोहन रेड्डी की, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी उनके साथ रहे, और जो मुख्य विपक्षी दल है तेलुगु देशम पार्टी, वो भी चाहती है कि बीजेपी उनके साथ रहे। अब ये बड़ी अजीब सी पहेली है कि जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है उसके लिए क्यों ये दोनों पार्टियां लालायित हैं। खासतौर से जो है दोनों पार्टियों के साथ ये जुड़ा हुआ है कि दोनों सेकुलर पार्टियां मानी जाती हैं, दोनों को मुस्लिम वोट मिलते हैं। बीजेपी के साथ जाने पर मुस्लिम वोट में नुकसान होने का खतरा बना रहता है, इसके बावजूद चाहती हैं। उसके कारण में जाएंगे तो कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण है प्रधानमंत्री की अपील। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं, साथ साथ इस बार भी होंगे। एक साथ चुनाव होगा तो विधानसभा और लोकसभा ये अंतर नहीं कर सकते कि विधानसभा में अलायंस दूसरा होगा, लोकसभा में दूसरा होगा, ये भी संभव नहीं है। जो अलायंस होगा वो दोनों के लिए होगा। तो आंध्र प्रदेश में जो अभी स्थिति है उसमें पवन कल्याण की पार्टी जो जनसेना है उसका बीजेपी से अलायंस है, लेकिन वो कागज़ पर है, वो वास्तविकता में है नहीं। पवन कल्याण चाहते हैं कि उनका अलायंस TDP से हो, और TDP और बीजेपी और उनकी जनसेना तीनों मिलकर चुनाव लड़ें। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें विस्तार से बता चुका हूं आपको। पवन कल्याण को अगर चुनना होगा, ये स्थिति आ जाए कि उनको बीजेपी और TDP में से किसी एक को चुनना हो, तो वो TDP को चुनेंगे, क्योंकि मालूम है उनको कि बीजेपी उनको कोई वोट दिला नहीं सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का मामला ऐसा है कि जिससे दोनों मुख्य पार्टियां भयभीत हैं कहें, या आशंकित हैं, या फिर दोनों पार्टियों को लालच है। आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू 2004 में बीजेपी को, NDA को छोड़कर चले गए थे। वो 99 से 2004 तक सरकार का समर्थन कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता GMC बालयोगी लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी जो है सरकार में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू उन 5 सालों में आंध्र प्रदेश के लिए जो चाहते थे वो केंद्र से आकर ले जाते थे। एक तरह से केंद्र को वो ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि उनके समर्थन पर सरकार टिकी थी। अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो सरकार के गिरने का खतरा था। इसलिए चंद्रबाबू नायडू की बात टालना केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए संभव नहीं था। लेकिन 2004 में जब बीजेपी हारी तो उसके बाद उन्होंने नाता तोड़ लिया। कहा कि हमारी हार के लिए, बीजेपी हारी मतलब वो भी हारे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने कहा हमारी हार के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। फिर उनको याद आया कि 2002 में तो गुजरात दंगा हुआ था, गुजरात दंगे के बाद साथ थे। 2 साल बाद याद आया कि गुजरात दंगा हुआ था, तो इसलिए साथ दिया, इसलिए हार गए। तो उसके बाद से वो बीजेपी के साथ नहीं आए। 2004 से 2014 तक, यानी 10 साल दूर रहे। 14 में जब लग रहा था सबको कि वो सेकुलर खेमे के साथ जाएंगे, तब उन्होंने नाता तोड़ा सेकुलर खेमे से और बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो उनको भी अलायंस की ज़रूरत थी, दक्षिण में खासतौर से। चंद्रबाबू नायडू चूँकि पहले साथ रह चुके थे, इसलिए उनसे जो है नाता भी था। वैसे भी मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के संबंध अच्छे थे, इसलिए दोनों साथ आने को तैयार हो गए। और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आ गए तो उनको लगा कि हम तो अपने बूते जीते, इसमें बीजेपी का कुछ नहीं था। 2018 में
उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी का साथ। किस बात पर? आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के नाम पर। और छोड़ दिया, इतना ही नहीं किया, छोड़ने के बाद जो है प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सभी नेताओं के खिलाफ खूब प्रचार किया। उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में वो एक तरह से विपक्ष के जो आजकल भूमिका नीतीश कुमार निभा रहे हैं उसी भूमिका में थे कि वो जो है सरकार बनवाएंगे केंद्र में विपक्षी दलों की। तो नतीजा आया तो क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू अपने घाव सहला रहे हैं। पिछले 4 साल से वो लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी फिर उनको साथ ले ले, कोई मौका छोड़ते नहीं। बीजेपी को खुश करने का हर मौका तलाशते रहते हैं। बीजेपी ने उनकी पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी तोड़ ली। पार्लियामेंट्री पार्टी मतलब जो राज्यसभा में उनके सदस्य थे, 3 सदस्य तोड़ लिए। उसके बावजूद बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर जगन मोहन रेड्डी को रोकना है, जगन मोहन रेड्डी को रोकने से ज़्यादा उनको मालूम है बीजेपी का साथ क्यों चाहिए। उनको मालूम, एक बात और स्पष्ट कर दें कि इन दोनों पार्टियों में से किसी को बीजेपी से कोई मोह, कोई प्रेम नहीं है। ये अपने अपने निजी स्वार्थ के चलते बीजेपी के साथ और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि अगर बीजेपी यानी केंद्र सरकार साथ में रहेगी तो जगन मोहन रेड्डी उनके नेताओं के खिलाफ ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाएंगे, परेशान नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो बीजेपी का साथ चाहते हैं। ये तो है चंद्रबाबू नायडू की बात। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी पिछले 4 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हर मौके पर, हर संकट के मौके पर बीजेपी का साथ देते रहे, खासतौर से राज्यसभा में। उन्होंने पिछले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से बीजेपी उनका विरोध करे, बीजेपी उनको दुश्मन माने। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर केंद्र सरकार हमारे साथ रहेगी तो आर्थिक मदद मिलने में हमको ज़्यादा सहूलियत होगी। और उसका नतीजा सामने भी आया है। अभी पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत जो कंपनसेशन मिलना था आंध्र प्रदेश का, उसका सबसे बड़ा चंक यानी 10,461 करोड़ 10,461 करोड़ का जो है पैकेज दिया है आंध्र प्रदेश को। ये चुनाव से ठीक पहले जगन मोहन रेड्डी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगा। चंद्रबाबू नायडू इसको भी रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जगन मोहन रेड्डी को चुनाव की दृष्टि से बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है थोड़ा बहुत सेंटीमेंट का नुकसान ही हो जाए, क्योंकि 175 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 151 वो जीत कर आए थे। लोकसभा की 25 सीटें हैं, उसमें से 22 जीत कर आए थे। तो प्रचंड बहुमत वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला था उनको। लेकिन 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, जगन मोहन रेड्डी की लगातार कोशिश है कि वो किसी तरह से एनडीए का हिस्सा बन जाए, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि एनडीए का हिस्सा बने तो केंद्र सरकार उनको मुकदमों से बचाए। उनके खिलाफ मालूम है आपको, कांग्रेस के समय से डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का मुकदमा चल रहा है। 6 मुकदमे चल रहे हैं और 6 मुकदमों में से 4 में या 5 में जो है चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला अदालत में है, इसलिए उसको लटका कर जितना समय वो ले सकते हैं। उनको लगता है कि अगर केंद्र सरकार का साथ रहे तो उनके लिए बचाव के रास्ते निकल सकते हैं। तो जब वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसकी कोशिश की थी, लेकिन वेंकैया नायडू ने, मैंने पहले भी बताया था आपको, वेंकैया नायडू ने उनसे साफ साफ कहा कि ये दोनों लोग, उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर था, कि अगर आपके खिलाफ कुछ मिलेगा, साबित होगा, तो फिर आपको हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब साफ संकेत साफ था कि अगर आप फंसेंगे तो ये बचाएंगे नहीं, आपको फंसाएंगे नहीं, ये तय बात है अगर दोस्ती है। तो जगन मोहन रेड्डी पिछले 4 साल से दोस्ती निभा रहे हैं और उन्होंने शिकायत का कोई मौका बीजेपी को दिया नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की समस्या ये है कि वो एक तरह से अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आखिरी कहना ठीक नहीं होता है, राजनीति में किसकी किस्मत कब जाग जाए, कब उसको मौका मिल जाए, ये कहना मुश्किल है। 82 या 83 साल की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए ये कहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी
जो अभी स्थिति है, मान लीजिए कि वो रिटायर नहीं होते हैं, मान लीजिए कि वो उसके बाद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब भी चंद्रबाबू नायडू एक और हार उनकी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी पार्टी में बिखराव हो जाएगा, लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि एक और हार का मतलब है कि सत्तारूढ़ दल का दमन का एक और चक्र, वो उनकी पार्टी के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अभी भी समस्या उनके लिए है, इसलिए वो लगातार बीजेपी से बात कर रहे हैं। उनको फिलहाल इतना संतोष है कि बीजेपी से संवाद का चैनल खुला हुआ है, लेकिन बीजेपी उनके दो बार के धोखे को भूली नहीं है। खास तौर से 2018 में जिस तरह से वो गए, उसको भुलाने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तैयार नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने समस्या है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। उनको लगता है पवन कल्याण से अलायंस तो ठीक है, उसका चुनावी फायदा होगा, लेकिन बीजेपी अगर साथ रहेगी, केंद्र सरकार साथ रहेगी, तो जगन मोहन रेड्डी को मनमानी करने से रोका जा सकता है। फिर उनके जीतने की संभावना या कम से कम अच्छी फाइट देने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं। बीजेपी का 1% भी वोट नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक तरह से कहें विन विन सिचुएशन है। दोनों अलायंस करना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू तो चाहते ही हैं, बिल्कुल आतुर हैं। आज बीजेपी इशारा करे तुरंत दौड़ते हुए हैदराबाद से आ जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी का भी ऑफर है कि बीजेपी के साथ वो अलायंस कर सकते हैं। बीजेपी को दोनों अलायंस में फ़ायदा है, हालांकि जगन मोहन रेड्डी के साथ अलायंस में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 4 साल से जगन मोहन रेड्डी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मदद करने वाले के खिलाफ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए नैतिक रूप से बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि खिलाफ लड़ेंगे तो खिलाफ बोलना भी पड़ेगा, आरोप भी लगाना पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए भी स्थिति बहुत आसान नहीं है। भले ही दोनों हाथ में लड्डू हो, लेकिन खाना एक ही है, दोनों खा नहीं सकते। तो इसलिए बीजेपी भी मुश्किल में है कि किधर जाएं। चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बार फिर हाथ मिलाएं, तीसरी बार उनको मौका दें, या फिर जगन मोहन रेड्डी जो अभी तक बहुत भरोसेमंद साथी रहे हैं उनका साथ दें। यही कारण है कि जो लड़ाई चल रही है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल में, उसमें जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी ने बाकी विपक्षी दलों से अपील की है कि वो अपने बायकॉट का जो निर्णय है, जो उनका फैसला है, उस पर पुनर्विचार करें। चंद्रबाबू नायडू ने नए संसद भवन की प्रशंसा की है, तो दोनों प्रशंसा में लगे हैं। दोनों अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बीच में खड़ी हुई है, उसके लिए तय करना मुश्किल है। अगर वो अकेले जाने का फैसला करती है तो नतीजा वही होगा, 0। अगर वो इन दोनों में से किसी एक के साथ जाती है तो उसको कुछ चुनावी लाभ हो सकता है, लेकिन कीमत उसकी बड़ी चुकानी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू के साथ जाते हैं तो जगन मोहन रेड्डी को नाराज़ करने का खतरा है, आगे उनका समर्थन मिलने में मुश्किल होगी। जगन मोहन रेड्डी के साथ जाते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू को हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा, फिर उनके साथ किसी अलायंस की बात नहीं हो पाएगी। और बीजेपी की मुश्किल ही आंध्र प्रदेश में ये रही है कि वो अलायंस के कारण उसका विकास नहीं हो पाया। एक समय था जब बीजेपी को आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में 18% वोट मिले थे, और उसी के बाद उसने टीडीपी से समझौता किया था। तब से बीजेपी कभी उठ नहीं पाई। तो ये गठबंधन की राजनीति जो है, ये फ़ायदा भी पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है। फ़ायदा तात्कालिक होता है, नुकसान दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन नुकसान ये होता है कि आपके पार्टी के विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। फिर आपको अलायंस में जितनी सीटें मिलें उतने तक अपनी पार्टी का संगठन और सब कुछ समेट कर रखना पड़ता है। तो बीजेपी के लिए दोनों हाथ में लड्डू होने के बावजूद स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा समय भी नहीं है। और मुझे लगता है तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश के बारे में कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। तो सवाल वही होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू का हाथ एक बार फिर पकड़ेगी बीजेपी, या फिर जगन मोहन रेड्डी को नया साथी बनाएगी। चुनाव बहुत आसान नहीं है, लेकिन विकल्प भी ज़्यादा नहीं है।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।